मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड का टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट या इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण के बारे में बताऊंगी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया 3 स्टेप्स बताई थी। पहली स्टेप थी सोडियम लवण का निर्माण, दूसरी स्टेप्स थी सोडियम लवण का एल्कलीकरण और तीसरी थी जल अपघटन। इन स्टेप्स का उपयोग कर हम कई मोनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एमिनो एसिड्स, कीटो एसिड्स और अनसेचुरेटेड एसिड्स का संश्लेषण कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि मेलोनिक एस्टर के संश्लेषित उपयोग किस प्रकार से हैं। फर्स्ट है मोनो व डाई एल्किल मेलोनिक अम्ल का संश्लेषण। जैसे हमें अगर एथिल मेलोनिक एसिड बनाना है तो हम मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड और एथिल आयोडाइड के साथ करते हैं, जिससे ये हमें एल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है मेलोनिक एस्टर का। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो हमें एथिल मेलोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें डाईमेथिल मेलोनिक एसिड बनाना है तो हम यहाँ पर मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन 2 मोल सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं, जिससे हमें मेलोनिक एस्टर का डाई एल्किल सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर मिला। यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गए इस कार्बन पे, यानी डाई मेथिल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिल गया है मेलोनिक एस्टर का। इसको जब हम जल अपघटित करते हैं तो हमें डाई मेथिल मेलोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। मेलोनिक एस्टर से हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। जैसे ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं और इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि उसमें कौन सा वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा है। जैसे इस स्ट्रक्चर में इस CH2COH के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है वो जुड़ा है CH3CH2 यानी कि C2H5। तो हम मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट्स की। पहले हमें सोडियम सॉल्ट्स बनाना है उसका, और उसके बाद फिर हम एल्काइलेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन में दिखाया है कि मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम करते हैं सोडियम इथॉक्साइड से, जिससे मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट बन जाता है। और फिर हम रिएक्शन करेंगे C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड से, जिससे ये जो एल्काइलेशन हो गया मेलोनिक एस्टर का और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH पर ऐड हो जाता है यहाँ पर, और ये हमें एस्टर मेलोनिक एस्टर का एथिल सब्स्टिट्यूटेड एस्टर मिल गया यहाँ पर। अब इसको जब हम जल अपघटित करते हैं तो हमें एसिड मिल जाता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको अगर हम गर्म कर दें तो यहाँ से 1 मोल CO2 का बाहर निकल जाता है और हमें ब्यूटेनिक एसिड या फिर हम इसको बोलते हैं एन ब्यूटायरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए हमें डाईमेथिल एसिटिक एसिड बनाना है या आइसोब्यूटायरिक एसिड बनाना है, तो अब हम इसमें इस चौकोर में खाने में लगा के देखते हैं कि कौन किससे ग्रुप है इसमें लग रहे हैं। तो इसमें लग रहा है CS3 तो यहाँ पर रिएक्शन हम करेंगे 2 मोल्स CH3I की, यानी कि मेथिल आयोडाइड की करेंगे यहाँ पर रिएक्शन, और मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन के द्वारा हमें यहाँ पर प्राप्त होगा इसका ये डाईमेथिल सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होगा। और इसको जब जल अपघटित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर 1 मोल इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकल जाएंगे और हमें आइसोब्यूटायरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें एन वेलेरिक एसिड प्राप्त करना है तो इस के साथ हम देखते हैं कि कौन सा एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर CH3CH2CH2 यानी कि प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है, नॉर्मल प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है। तो हम एल्काइलेशन के दौरान प्रोपाइल हेलाइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर के साथ। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन की है पहले सोडियम इथॉक्साइड से, जिससे मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। और फिर जब हम इसका एल्काइलेशन करेंगे नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड के साथ तो हमें ये एल्काइलेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा।
इसको अगर जब हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। इसको गर्म करने पर इसमें से 1 मोल CO2 के बाहर निकल जाएंगे और नॉर्मल वेलेरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम IUPAC में बोल सकते हैं पेंटेनोइक एसिड। डाइथाइल मेलोनेट या मेलोनिक एस्टर का उपयोग कर हम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमें मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं की अभिक्रिया CH2NX2 के साथ करवाते हैं तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि मान लीजिए हमें सक्सिनिक अम्ल बनाना है तो हम यहाँ N की वैल्यू 0 लेंगे। 0 लेके यानी कि CH2 कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे I2 लेंगे और I2 की रिएक्शन 2 मोल सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर के साथ करवाते हैं। ये देखिए मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, ये मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ की तो इसमें से 2 मोल सोडियम आयोडाइड के बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों मोइटी आपस में जुड़ जाएंगे। ये CH और ये CH मोइटी जुड़कर और ये एक इंटरमीडिएट हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो एस्टर ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा और हमें इस तरह से टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड प्राप्त होगा। इसको हीट करने पर इसमें से 2 मोल CO2 के बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा CO2 यहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ से भी CO2 बाहर निकल गया और हमें प्राप्त हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमें ग्लूटेरिक एसिड बनाना है तो हम क्या करते हैं CH2 होल N I2 में N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेंगे CH2I2 और CH2I2 की अभिक्रिया मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के 2 अणुओं के साथ करवाएंगे तो ऊपर जैसे कि सक्सिनिक एसिड में बताया है इस प्रोसीजर के द्वारा ही हमें ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें एडिपिक एसिड बनाना है तो हम इस फॉर्मूले CH2 होल N I2 में N की वैल्यू रख देते हैं 2, यानी कि CH2 होल ट्वाइस I2 लेने पर हमें एडिपिक एसिड बन जाएगा। अगर हम ये ऊपर की जैसा कि सक्सिनिक एसिड में मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है इस तरह से रिएक्शन करते हैं तो लास्ट में हमको प्राप्त होगा एडिपिक एसिड। आइए देखते हैं अब कीटोनिक एसिड का हम किस प्रकार से मेलोनिक एस्टर को उपयोग करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन पहले करते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ जिससे मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसकी रिएक्शन करते हैं CH3COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ जिससे जो मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट है उसका एसाइलेशन हो जाता है और एसाइल ग्रुप यानी कि CH3CO ग्रुप CH पर ऐड हो जाता है और हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। इसका जब हम जल अपघटन करेंगे तो एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1 मोल CO2 का बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा एसिटो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COCH2COOH। डाइथाइल मेलोनेट का उपयोग कर हम असंतृप्त अम्लों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं नोवेनोजल रिएक्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं 1 मोल मेलोनिक एस्टर के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन हम पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं, सॉल्वेंट हम पिरिडीन लेते हैं यहाँ पर और हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है, अनसेचुरेटेड एस्टर। और इसको जब हम जल अपघटित करते हैं तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इसको अगर हम गर्म कर देंगे तो इसमें से 1 मोल CO2 का बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा क्रोटोनिक एसिड जिसका की स्ट्रक्चर है CH3CH डबल बॉन्ड CH COH। मेलोनिक एस्टर का उपयोग कर हम एमिनो अम्लों का भी संश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए हम मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है ये यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और हमें ये डाइएस्टर प्राप्त हो जाता है। और इसकी जब हम रिएक्शन जिंक और एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो
यहाँ पर ये जो सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है, सी डबल बॉन्ड NOH ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH NH2। और जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो जो एस्टर है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ चेंज हो गया। इसको गर्म करने पर इसमें से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाता है और हमें ये जो हाइड्रोजन है ये CH पर ऐड हो जाता है और हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है NH2CH2COH। इसको हम ग्लाइसिन भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, और जनरली हम कहेंगे इसको एमिनो एसिटिक एसिड, इसका नाम है ग्लाइसिन, लोकल नेम है। मेलोनिक एस्टर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ माइकल कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और कई महत्वपूर्ण एसिड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर मेलोनिक एस्टर ने अभिक्रिया की है एथिल एक्रिलेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त हुआ इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो इसका ये एसिड प्राप्त हो जाएगा और इसको गर्म करने पर हमें ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा। इसमें से 1 मोल CO2 का बाहर निकल जाएगा और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूटारिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। मेलोनिक एस्टर का उपयोग करके हम मेलोनिल यूरिया, या हम इसका दूसरा नाम है बार्बिट यूरिक एसिड, इसका संश्लेषण भी कर सकते हैं। हम इसके लिए मेलोनिक एस्टर के 1 मोल की अभिक्रिया यूरिया के साथ करवाते हैं। ये यूरिया है और ये मेलोनिक एस्टर है, तो इसमें से 2 मोल C2H5OH के यहाँ से ये पूरे बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से ऐड हो जाएगा C2H5OH और यहाँ पर भी C2H5OH, यानी कि 2 मोल एथिल अल्कोहल के बाहर निकल जाएंगे और रेस्ट मोइटी इसमें जुड़ जाएगी, यानी CO के साथ जुड़ जाएगा NH और इधर भी CO के साथ जुड़ जाएगा NH और हमें प्राप्त हो जाएगा बार्बिट यूरिक एसिड। ये यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है, यौगिक है, और इसका उपयोग कई सारे दूसरे कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में आता है, इसलिए इसका संश्लेषण हम मेलोनिक एस्टर से आसानी से कर सकते हैं। मेलोनिक एस्टर का उपयोग कर हम एलिसाइक्लिक यौगिक जैसे कि साइक्लोपेंटेन का संश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेलोनिक एस्टर की अभिक्रिया 1,4-डायब्रोमोब्यूटेन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पर हमें ये कंपाउंड प्राप्त होता है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इस एस्टर को, ये डाइएस्टर है, डाइएस्टर को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये इसको जब हम हीट कर देंगे तो इसमें से 1 मोल CO2 का बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है ये साइक्लिक कंपाउंड जिसका कि नाम है साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि मेलोनिक एस्टर का उपयोग करके हम कई सारे कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। इससे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, डाई एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, डाइल्किल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, एमिनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं, क्रोटोनिक एसिड यानी कि अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त कर सकते हैं, और कीटो एसिड हम प्राप्त कर सकते हैं इससे, और साथ ही हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स प्राप्त कर सकते हैं, और कई सारे और भी दूसरे यौगिकों को हम इन यौगिकों को संश्लेषण करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो डाइथाइल मेलोनेट है इसका कार्बनिक संश्लेषण में बहुत अधिक उपयोग है, और क्योंकि इसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है और उस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का उपयोग करके हम कई सारे यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।